नेक्स्ट न्यूज हम कवर करेंगे मालदीव से रिलेटेड। इक्विवेरिन कुछ ही पढ़ेंगे हम, मेन कुछ 10-12। इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। एक तो ये ध्यान रखना है, मालदीव की कैपिटल माले, MALE, MALE, माले बोलते हैं उसको, ठीक है। माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, ठीक है। और इंडिया का जो लक्षद्वीप आइलैंड है और जो मालदीव्स है, लक्षद्वीप के मिनिकोय आइलैंड है, मिनिकोय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप और मालदीव्स, इन दोनों को सेपरेट करती है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मालदीव्स, मिनिकोय को मालदीव से। याद रखने के लिए ऐसे रख लेना कि जैसे 2 mm है, क्योंकि कई हम 9 डिग्री भी पढ़ेंगे, 10 डिग्री भी पढ़ेंगे, 11 डिग्री भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 जो है एक तरह से ऐसे 2 0 सेम, तो mm मालदीव्स और माले के बीच में, तो याद रह जाएगा कि मालदीव्स और माले के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। आयुषी को नहीं समझ में आया कुछ मैंने क्या बता दिया। मालदीव्स और मिनिकोय के बीच में, ठीक है, क्या है 8 डिग्री चैनल। क्या होती है भाई 8 डिग्री चैनल वंश? तो मैं तो आज ही आया हूँ, आया नहीं था 2 दिन से। अरे भाई 8 डिग्री चैनल क्या है ये पूछ रहा हूँ, ये तो मैंने ही लिखा है कि सेपरेट करती है। 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या है ये पूछ रहा हूँ। आयुषी बताओ क्या है 8 डिग्री चैनल? हाँ बताओ भाई, खड़े होके बताओ। हाँ ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े है ना ज्योग्राफी में, तो ये लॉन्गिट्यूड है 8 डिग्री का जो इन दोनों के बीच से गुजरता है, ठीक है। बैठ जाओ। तो 8 डिग्री चैनल का मतलब हो गया लैटिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड, आपने लॉन्गिट्यूड बोला क्या? अच्छा ठीक है, लैटिट्यूड है 8 डिग्री लैटिट्यूड है। हमने पढ़ा था, ये सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, कि इक्वेटर 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। अर्थ पे जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ की गई हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? लैटिट्यूड को और क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं है, पैरेलल्स पढ़ा होगा ना, इनका दूसरा नाम पैरेलल्स है, ठीक है। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स बोला जाता है। पैरेलल क्यों बोला जाता है? हाँ क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है सेम रहती है, तो इसलिए इनको पैरेलल बोला जाता है। पैरेलल वो लाइन होती है इनके बीच में डिस्टेंस सेम हो, तो इनको पैरेलल भी बोला जाता है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पढ़ा आप लोगों ने, देन उसके बाद 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ पढ़ा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर उसके बाद 66 एंड हाफ डिग्री पढ़ा हुआ नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, एंड 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। और फिर 90 डिग्री पे ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये जो लाइंस है ना, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर को बोला गया 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। उसके बाद जैसे ये वाला लैटिट्यूड है, सपोज अगर मैं ये बोलूं कि ये 8 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो ये 8 डिग्री को ऐसे मेजर किया गया है, ये 8 डिग्री है, दोनों तरफ से 8-8 डिग्री लेके, ठीक है, और इनको ऐसे मिला दिया गया। तो ये एंगल यहीं से बनते हैं, 23.5 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री बनेगा तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो ये ऐसे बनाए गए हैं, तो ये एंगल यहां से आया है, ठीक है। तो ये जो 8 डिग्री का लैटिट्यूड है ना, ये किसके थ्रू पास होता है? मिनिकोय और मालदीव्स के बीच में से पास होता है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि 8 डिग्री लैटिट्यूड सेपरेट विच टू आइलैंड्स, तो मालदीव्स और मिनिकोय। मिनिकोय बिलोंग टू लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है विद एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है।
आयुषी और आशिता, आपको तो बार बार बोलना पड़ता है भाई, आप भी देखो सुन भी नहीं रहे। हाँ आपको ही बोल रहा हूँ। लार्जेस्ट कौन सी यूनियन टेरिटरी? लद्दाख है लार्जेस्ट, लेकिन लद्दाख का अक्साई चीन एरिया चाइना के पास है, पीओके पाकिस्तान के पास है। जो एक्चुअल में एरिया वाइज इंडिया के पास है वो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। वैसे लद्दाख है लेकिन उसका पीओके नहीं है हमारे पास, बहुत बड़ा एरिया है पीओके उसका, ठीक है। और अक्साई चीन का एरिया हमारे पास है नहीं उसका। आयुषी कितनी यूनियन टेरिटरी है इंडिया में? कितनी यूनियन टेरिटरी है? 8। डन। तो ये मालदीव के बारे में याद रखना। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक न्यूज। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इलीगल माइग्रेंट्स हैव नो लीगल राइट्स इन इंडिया। कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, एक तो होता है लीगल माइग्रेंट्स। लीगल माइग्रेंट्स जो मतलब वीजा लेके आए हैं या जिन कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है वो वीजा फ्री आए हैं, ठीक है। तो लीगल माइग्रेंट्स के पास राइट हैं, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है उनको, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। तो वो फंडामेंटल राइट्स में से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियंस के पास हैं, ठीक है, वो फॉरेनर्स के पास नहीं है, ठीक है। तो लिखो एक्सक्लूसिव राइट्स, फंडामेंटल राइट विच आर देयर विद इंडियंस बट नॉट विद द फॉरेनर्स। आर्टिकल 19, 15, पहले 15 से लिखो। आर्टिकल 15 15 में क्या था? फाइव ग्राउंड, ठीक है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कोई फॉरेनर आके ये नहीं बोल सकता मुझे आर्टिकल 16 दो, मुझे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दो, उसमें उसको इक्वालिटी नहीं मिलेगी। आर्टिकल 19 में क्या है? 6 तरह की फ्रीडम बताई गई हैं, ठीक है। तो वो फॉरेनर्स के पास नहीं है, सिर्फ इंडियंस के पास है एक्सक्लूसिवली। आर्टिकल 29 क्या है? 29 में कल्चर एंड एजुकेशन। हाँ, आर्टिकल 29 भी और 30 भी। माइनॉरिटीज अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं माइनॉरिटीज, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडियंस के पास है ये राइट। 15, 16, 19, 29 और 30 ये एक्सक्लूसिवली इंडियंस के पास है। या ये बोल लो कि ये कोई भी अगर लीगली इंडिया में आ रहा है कोई पर्सन, तो उसके पास ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट उसके पास भी है, ठीक है, ये नहीं है उसके पास, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जो इलीगल माइग्रेंट आएंगे, ठीक है, उनके पास कोई भी राइट नहीं है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये राइट्स लीगल माइग्रेंट भी क्लेम नहीं कर सकते। जो ये लिखवाए हैं 15, 16, 19, 29, 30 ये लीगल माइग्रेंट्स के पास भी नहीं है, ये सिर्फ इंडियंस के पास है। तो उनको ये बोल लो कि वो सिर्फ इंडियंस के पास है, या ये बोल लो कि ये राइट्स लीगल माइग्रेंट्स के पास नहीं है, तो बात सेम ही है, क्योंकि इंडियंस के पास तो सारे ही हैं 12 से 35 तक। तो उनमें से 15, 16, 19, 29, 30 ये फंडामेंटल राइट लीगल माइग्रेंट्स के पास नहीं है। मतलब अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि वो जा सकते हैं क्योंकि उनके पास 32 है, ठीक है, 32 तो उनके पास भी है, 32 में वो गए तो इनमें से किसी राइट को वो क्लेम नहीं कर पाए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदला गया है, सेवा तीरथ रखा गया है। पीएमओ में जो हेड होता है, पीएमओ को जो हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो हेड करता है, उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी। एक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नीचे पर वाले कैब सेक लिख देते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया का हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है इंडिया का, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी।
प्राइम मिनिस्टर का एक तरह से पर्सनल लेवल पे हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है, जो पीएमओ को देखेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देखेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस का डिपार्टमेंट है, या सपोज फाइनेंस पोर्टफोलियो भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखा है, तो उन सब में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक अलग से सेक्रेटरी दिया जाता है, तो उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट में क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी स्टेट का हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ में जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश का हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है, ठीक है। ये तीनों ही आईएएस ऑफिसर होते हैं, मतलब वेटरन आईएएस ऑफिसर होते हैं तीनों की दोनों पोस्ट पे। नेक्स्ट है इंडिया की जो एक ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेट की गई है, शॉर्टलिस्ट की गई है, होम बाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स। ऑस्कर में कैटेगरी होती है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। उस बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए इंडिया ने अपना नॉमिनेशन होम बाउंड के लिए भेजा है, मिला नहीं है इसको, मिलेगा इस साल दिसंबर में, पता लगेगा अगर मिलेगा तो, ठीक है। लेकिन हर एक कंट्री को अपना नॉमिनेशन भेजना होता है, तो इंडिया ने बेस्ट फीचर नॉमिनेशन के लिए, ठीक है, होम बाउंड को भेजा है। और एक एनिमेटेड भी पढ़ा था पहले हमने, महावीर नरसिम्हा, अभी पीछे ही आई थी ये मूवी, तो ये बेस्ट एनिमेटेड के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है, अभी शॉर्टलिस्ट की गई है, मिलेगा नहीं मिलेगा दिसंबर में पता लगेगा, हर साल दिसंबर में मिलते हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट देती है, हमने पहले पढ़ा था, ऑस्कर 1929 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है, ये चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, 1929 में ऑस्कर स्टार्ट हुए थे। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में जो इसको देती है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट अवार्ड्स नहीं है, प्राइवेट अवार्ड ही है, ठीक है, लेकिन फिल्म पूरी की पूरा फिल्म इंडस्ट्री के वर्ल्ड में हाईएस्ट अवार्ड माने जाते हैं। इंडिया की जो पहली मिली, जिसको मिला था वो कौन थी? नहीं, गांधी मूवी के लिए मिली थी, किसको? बानू आतिया। बानू आतिया ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था गांधी मूवी का 1983 में, उनको मिला था, ठीक है। डन। तो दिस इज अबाउट ऑस्कर। जब मिलेंगे उस साल नेट इस ईयर का, तो आपको पेपर हो चुका होगा, तो उसको हम कवर भी नहीं कर पाएंगे इस साल के, क्लैट के लिए तो नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है लोकसभा पासिस एक्साइज बिल 2025 टू रेज एक्साइज ड्यूटी एंड सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। यहां पे दो तीन चीजें समझेंगे। एक तो सेस क्या होता है ये समझेंगे, और जब हम सेस समझेंगे तो सेस जैसा ही एक और होता है सरचार्ज, ठीक है। तो सेस और सरचार्ज में क्या फर्क है ये समझेंगे। तो अभी लोकसभा ने एक्साइज बिल पास किया है 2025 का, ठीक है, जिसने जो अमेंडमेंट किया है वो किया है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। ये लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है करंट अफेयर में ना पूछे, वो लीगल में पूछ ले, ठीक है सब। तो इंडिया का सेंट्रल एक्साइज एक्ट था 1944 का, उसमें अमेंडमेंट हुई है, और अभी सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो गया है 2025 का, ब्रैकेट में अमेंडमेंट लगेगा, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 2025 ब्रैकेट में अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ओरिजिनल एक्ट कब का था? 1944 का। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स, जिनके ऊपर एक तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, ठीक है, और दूसरा सेस बढ़ाया गया है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है, ठीक है, हमें ये समझना है कि ये सेस क्या होता है, और एक होता है सरचार्ज। दो चीजें समझेंगे। सेस एक काइंड ऑफ टैक्स है, levied for a special purpose. Tax is a kind of, cess is a kind of tax levied for a special purpose, ठीक है। इसको समझने से पहले ये समझो
हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 265, इट सेज नो वन कैन इम्पोज टैक्स विदाउट, आप लोग ऐसे मत लिखना विदाउट को, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि लॉ की अथॉरिटी के बिना कोई भी इंडिया में टैक्स नहीं लगा सकता। ये आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 266 बोलता है देयर वुड बी ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट फंड। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा और एक पब्लिक अकाउंट फंड होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि इंडिया में जितना भी पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करेंगी टैक्स के लिए, ठीक है, या किसी और पर्पज से, वो सारा का सारा कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट फंड में वो जाएगा जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल सेविंग स्कीम चला रखी है, या किसी का पीएफ प्रोविडेंट फंड का पैसा है जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, ठीक है, तो वो पैसा तो गवर्नमेंट को वापस करना है, वो पैसा ऐसा नहीं कि वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो पैसा जाता है पब्लिक अकाउंट फंड में। क्लियर? तो हमें मेन समझना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में हमने दो चीज जैसे पहले भी पढ़ी है। यहां से अगर 1 रुपया भी निकालना है तो वी नीड द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा, जो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सेंटर में और स्टेट में, उसके लिए हमने पढ़ा था आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन बताता है कि इस पैसे का बंटवारा कैसे होगा, कि सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट्स के पास कितना जाएगा, और फिर स्टेट को आपस में कितना मिलेगा। सेंटर और स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और स्टेट्स को कितना मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है, वो रिकमेंड करता है कि कितना पैसा कैसे कैसे बटेगा। देन इसके बाद एक है आर्टिकल 267, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, FI लिख रहा हूं। कंटिंजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी का टाइम मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितना पैसा निकालना था वो निकाल लिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता कैसे है? आर्टिकल 112 बजट, बजट से ही तो निकलता है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल वो बिल होता है जिसे फाइनल मोहर लगती है कि ठीक है कितना इतना पैसा निकलेगा। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका दूसरा नाम बजट है। बजट के बारे में गिवन है कि गवर्नमेंट बजट लेके आएगी, उसमें बताएगी कि उसको कितना कितना पैसा चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 113 में डिमांड फॉर ग्रांट्स लिखी हुई है। डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है कि ग्रांट इसलिए बोला गया, ग्रांट वो पैसा होता है जो एक बार दे दिया तो वापस नहीं लिया जाता। लोन और ग्रांट हमने पहले भी पढ़ा है, लोन दोगे तो वापस लेंगे, ग्रांट दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं लिया जाएगा। तो डिमांड फॉर ग्रांट, अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या डिमांड ऑफ ग्रांट है इंडिया में। हेल्थ मिनिस्ट्री की कितनी है, कितना पैसा चाहिए उसको अगले साल के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री को कितना चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कितना चाहिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट को कितना चाहिए, उन सब की डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती है। उन पे डिस्कशन होते हैं कि भाई उसको इतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। फिर फाइनली आर्टिकल 114 वोटिंग होती है उस पैसे को निकालने के लिए। अगर वो वोटिंग गवर्नमेंट फेल कर जाए तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैसे के बिना तो चलेगी कैसे। क्लियर? तो ऐसे ये पैसा निकलता है।
लेकिन सपोज की किसी टैक्स से कोई पैसा डाला था इस फंड में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा डाल दिया, अब इसमें से करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए हैं, अब उसमें से हेल्थ मिनिस्ट्री को एक सर्टेन अमाउंट दे दिया, तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री को जो पैसा दिया है वो ये ट्रैक नहीं कर सकते कि वो आया कहां से है। हो सकता है कि वो राजस्थान के टैक्स से आया हो सकता है कि वो एमपी के टैक्स से आया हो सकता है कि वो कॉर्पोरेशन टैक्स से आया हो, ये थोड़ी पता लगेगा वो पैसा आया कहां से है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोल दे कि मैं सेस लगा रही हूं और उसने बोल दिया कि मैं हेल्थ सेस लगा रही हूं टोबैको के ऊपर, अभी जीएसटी है जो हमने पढ़ा था सिन जीएसटी 40%, तो भी टोबैको प्रोडक्ट पे 40% टैक्स है, ये 40% पैसा कहां जाएगा इकट्ठा होके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, लेकिन कह रही है कि प्लस में 2% का सेस हो रहा है, हेल्थ सेस 2% का हेल्थ सेस और लगा दिया, तो ये 2% भी तो एक सर्टेन अमाउंट होगा। ठीक है, ये 2% जाएगा तो वही कंसोलिडेटेड फंड में, लेकिन ये यूज हेल्थ के लिए ही होगा। मतलब ये पैसा वहां से निकल के, या ये बोल लो कि इसको साइड में रख दिया जाएगा, और जब हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है मुझे 5,000 करोड़ चाहिए, तो उसको 5,000 करोड़ के साथ ये 2% और दे दिया जाएगा। तो ये पैसे का ट्रेस हो गया कि ये कहां से आया था, ये टोबैको प्रोडक्ट से लिया था। टोबैको प्रोडक्ट्स क्योंकि हेल्थ को डिटेरियोरेट करते हैं, लोग ज्यादा टोबैको कंज्यूम करेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आएगा। कैसे? ज्यादा बीमार होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है सब कुछ, तो उसकी सिस्टम पे बर्डन आ रहा है, तो कह रहे हैं कि मैं एक्स्ट्रा सेस चाहिए। तो सेस एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कॉपी प्रिंट होने पे गवर्नमेंट ने 2% इन्वायरमेंट टैक्स लगा दिया कि भी पेड़ों की कटाई हो रही है, बुक कॉपी प्रिंट हो रही है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट टैक्स लगा दिया 2%। उस 2% को एजुकेशन के लिए यूज किया जाएगा, कहीं करेंगे लेकिन एजुकेशन के लिए करेंगे। लेकिन नॉर्मल टैक्स जो आएगा कंसोलिडेटेड फंड में, उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते कि वो कहां से आया और कहां गया है। वो तो एक अमाउंट आएगा और अमाउंट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सेस जो होता है एक ऐसा टैक्स होता है जो ट्रेस हो जाता है कि कहां से आया है और कहां पे लगा है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है काइंड ऑफ टैक्स लेविड फॉर ए स्पेशल पर्पज, किसी स्पेशल पर्पज के लिए इसको लगाया जाता है। समझ में आ गया? ये होता है सेस। सरचार्ज क्या होता है? जो इनकम, जो टैक्स होता है ना, टैक्स दो तरह का होता है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। मैंने पढ़ा है आप लोगों को हालांकि, ठीक है, कुसुम रोजे पता नहीं क्या क्या पढ़ा सर, हमें थोड़ी याद है क्या क्या पढ़ा दिया आपने पिछले साल। बात गई, पिछला साल गया, बात गई। हाँ, तो टैक्स दो तरह का होता है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है कि रिच को ज्यादा टैक्स किया जाए, पुअर को कम टैक्स किया जाए, मतलब एसिमेट्रिकल टैक्सेशन। एसिमेट्रिकल सुनने में तो गलत लगेगा, लेकिन उसी को प्रोग्रेसिव बोलते हैं कि जो गरीब है उससे कम टैक्स लो, अमीर है उससे ज्यादा टैक्स लो। ठीक है, अमीर से टैक्स लेके पैसे को गरीब को डिस्ट्रीब्यूट करो स्कीम के थ्रू। यही तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है कि अमीर से पैसा लो। अमीर से क्यों लो? क्योंकि अमीर नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उस गरीब के भी ना, वो भी इस कंट्री का पार्ट है, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहा, उसके हिस्से के नेचुरल रिसोर्सेज अमीर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज कर रहे हैं तो कुछ बेनिफिट तो उनको भी मिलना चाहिए, सारा नहीं मिले कुछ तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो कॉमन है, यूज कुछ ही पसंद कर रहे हैं उनको, तो उनसे कुछ टैक्स ले लो और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पुअर पर्सन में। ये फिलोसफी है बेसिकली सोशलिज्म के पीछे। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स देगा, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन वो होता है जो सबके लिए बराबर हो, तो जीएसटी इज द एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। ठीक है, आशिता, आयुषी, फिर से इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि सबको बराबर देना पड़ेगा। अमीर अगर कोई बिस्किट का पैकेट बाई करने गया या गरीब गया, दोनों को टैक्स तो सेम देना पड़ेगा ना। ठीक है, जो बिस्किट पे टैक्स है 5%, दोनों सेम देंगे,
लेकिन इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है, क्योंकि इनकम जितनी ज्यादा अर्न करोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि एक लिमिट लगा दिया कि भाई 12 लाख तक किसी को टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं है, जीरो है। 12 से 15 लाख जो अर्न कर रहे हैं 5% दे दो, 15 से सपोज 20 कर रहे हैं 10% दे दो, 20 से 30 कर रहे हो 15% दे दो। अब गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है, कितना बढ़ाएगी उस चीज को, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है 15% ले लिया, या फिर उससे ऊपर लगा दिया कि उससे ऊपर वाले सारे 20% दे दो। लेकिन उससे ऊपर वाले सपोज 30 लाख से ऊपर जो अर्न कर रहे हैं सबसे 20% लिया, तो अब जो 100 करोड़ कमा रहा है वो भी 30% दे रहा है, और जो बेचारा 31 लाख कमा रहा है वो भी 30% दे रहा है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई 30%, 30 लाख से ऊपर 30%, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज है 5%। 1 करोड़ से ऊपर क्या है, सरचार्ज है 5%। अब आप कहोगे ये है तो टैक्सी, गवर्नमेंट टैक्स भी बोल सकती थी उसको सीधा, हाँ बोल सकती थी, है टैक्स, लेकिन एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे लगाया जाता है। सरचार्ज इज ए काइंड ऑफ टैक्स दैट इज लेविड अबव ए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट और अमाउंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो 30 लाख तक अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनको देना है सपोज 20 से 30 लाख तक वालों को देना 20% टैक्स। 30 लाख से ऊपर जो भी अर्न करेगा उसको 30% टैक्स देना है। लेकिन 31 लाख एक पर्सन अर्न कर रहा है और एक पर्सन 100 करोड़ अर्न कर रहा है, अब दोनों को टैक्स देना 30%, तो ये भी तो एक तरह से रिग्रेसिव टैक्सेशन है। तो अब और ज्यादा टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट, तो दिखता है कि टैक्स बहुत ज्यादा होना भी किसी भी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि जहां ज्यादा टैक्स होता है तो वहां पे फिर रिच पर्सन रहना पसंद नहीं करते। तो गवर्नमेंट एक अल्टरनेट निकालती है कि उनको बुरा ना लगे, तो बोल दे कि भाई 1 करोड़ से ऊपर जो भी अर्न कर रहा है उससे हम 5% सरचार्ज जोड़ लेंगे। ये 5% उस 30% के ऊपर होता है, अलग से 5% नहीं होगा। एक तो 30% प्लस 5% नहीं, 30% प्लस 30% पे 5%, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। जैसे डिस्काउंट जाते हो ना, लिखा होता है 80 प्लस 20% डिस्काउंट, तो फ्री हो गया। स्टोर पे जाते हो ना, क्या लिखा होता है 75 प्लस 25% डिस्काउंट, कितना हो गया 75 प्लस 25, 100%, लेकिन फ्री में देते तो नहीं हो, ठीक है। तो ये मैथ का कंसेप्ट होता है, 75 प्लस 25% का डिस्काउंट का मतलब है 75 फ्लैट, अगला जो 25 है वो 75 के ऊपर है, ठीक है। जैसे 18 प्लस 20% डिस्काउंट है तो 80% हो गया, मतलब कोई चीज 100 की थी 80% डिस्काउंट में होगी, कितने में मिलेगी 20 में। अब 20% और है ना, वो 80 पे है, तो 80 का 20% निकालोगे तो कितना बच गया, कितना आया 16, ठीक है। तो 20 में से 16 घटा दो तो 4 रुपए फिर भी देने पड़ेंगे। ये लॉजिक होता है। तो सरचार्ज पुराने वाले टैक्स के ऊपर लेवी किया जाता है। हाँ, 30 का 5% हो गया, 30 का 5% कितना निकाल दिया, 30 का 5%, तो ये फिर मैथ्स घुमा फिरा के आप मैथ पे जाते हो आप, 1.5%, तो मतलब वो टोटल मिला के 31.5% टैक्स देंगे। अगर 30 प्लस 5 सरचार्ज दे रहे हैं तो वो 31.5% देंगे, ठीक है। तो सरचार्ज इज ए टैक्स दैट इज लेविड आफ्टर ए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट, ठीक है, तो उसको सरचार्ज बोला जाता है, ताकि सिस्टम को में जो टैक्स है, टैक्स का पैसा है, उसमें प्रोग्रेशन लाया जा सके, ये इसलिए किया जाता है। तो एक तो हमने समझा सेस, ठीक है, एक हमने समझा सरचार्ज। सेस वो पैसा है जो स्पेसिफिक फील्ड में जाएगा, सरचार्ज वो है जो स्पेसिफिक में नहीं जाएगा। अब ये सरचार्ज जो है सारा गवर्नमेंट रखेगी। कई बार ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट सरचार्ज का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालता भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको खुद यूज कर लेता है, स्टेट्स को देता ही नहीं, ठीक है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारे खर्चे ज्यादा हैं, स्टेट के खर्चे कम है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक तो स्टेट्स को पैसा देना, फिर ऊपर से स्कीम चलानी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, उनमें पैसा देना, फिर जो सेंटर सेक्टर स्कीम है उनमें भी पैसा देना, फिर कई सारी यूनियन टेरिटरी हैं जो सेंटर ही ऑपरेट करता है, उन सब में पैसा जाना, ठीक है। तो सेंटर कहती है मेरे खर्चे ज्यादा हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो सेस और सरचार्ज को उसमें कंसोलिडेटेड फंड में डालते ही नहीं है, और वो बाहर के बाहर यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उसको वहां पे डाला जाए, ठीक है। तो सेस और सरचार्ज एक तरह से ये भी सोच सकते हो आप
कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्निंग के एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है ये दोनों, ठीक है। अब अगर वो 31.5% लगाते तो टैक्स लगाते तो कंसोलिडेटेड फंड में डालना पड़ता, तो स्टेट में बंटवारा होता, तो उन्होंने क्या किया भाई 30% ही बच जाएगा, कम से कम जो 1.5% है ये तो सीधा हम ले लेंगे, ये बांटना नहीं पड़ेगा। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया में ये उसके अगेंस्ट में है, ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, क्योंकि फिर स्टेट बोलते हैं कि ये अच्छा है, आप लोग सरचार्ज बढ़ाते जा रहे हो, टैक्स तो बढ़ा ही नहीं रहे हो, क्योंकि टैक्स बढ़ाओगे तो हमें भी पैसा मिलेगा और आपको भी मिलेगा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, टैक्स नहीं बढ़ाती गवर्नमेंट, सरचार्ज बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि सरचार्ज का पैसा उसको बांटना ही नहीं है, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है ये चीज, क्लियर। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई पैसेज आ जाए वहां पे सेस और सरचार्ज के बारे में कुछ लिखा हो तो आपको समझ में आए कि ये चीजें क्या है। कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का पर्पज ये है कि कोई पेपर आप लोग देख चुके हो क्लेट का, पैसेज आते हैं तो पैसेज की इंफॉर्मेशन आपके लिए इजी हो तो आपको उस टॉपिक के बारे में पता हो, ठीक है। नहीं तो सेस और सरचार्ज पे कोई पैसेज आ जाए आपको समझ ही नहीं है कि सेस क्या होता है सरचार्ज क्या होता है, वो बार बार कुछ कुछ बोल रहा है। तो सेस, सरचार्ज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीजें मैंने क्लियर किया। एक बच गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इमरजेंसी। मान लिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकाला था वो खत्म हो गया, इमरजेंसी आ गई और हाउस सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं, अर्जन कर रखा है हाउस को, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया था 3 ही बार मिलते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, और 2 सेशन के बीच में गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये 3 सेशन बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशन नहीं लिखे हुए, ये बाद में लॉ से बनाए गए हैं, ठीक है, कि 3 सेशन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये बोला था 2 सेशन के बीच में गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमने 3 सेशन बना दिए, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन गया, अब मॉनसून सेशन आएगा, जब मॉनसून का टाइम आएगा तो फिर विंटर सेशन आएगा, ठीक है। तो मान लिया कि अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, एमपीज नहीं मिल रहे, तो अब पैसे की एकदम से रिक्वायरमेंट पड़ जाए, तो उस केस में 500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है अलग से। तो कंटिजेंसी फंड की वर्थ है 500 करोड़, 500 करोड़, ठीक है। और ये इसको रखा गया है एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इस 500 करोड़ को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब है अगर जरूरत पड़े तो दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में पार्लियामेंट में इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा, जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन आएगा पहले इसी चीज पे डिस्कशन होगा कि कितना निकाला था, क्यों निकाला था, वोट करो उस पे, ठीक है। और जैसे ही सेशन आएगा उस जितना भी निकाला होगा 500 करोड़ में से, सपोज निकाला है 100 करोड़, पहले उसको रिफिल किया जाएगा कि 100 करोड़ डालो, तो 100 करोड़ डालते वक्त वोटिंग होगी, तो पूरा डिस्कशन होगा क्यों निकाला, किसने निकाला, कहां पे गया, तो वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो सारी रिपोर्ट को रखेगा पार्लियामेंट पे कि ये 100 करोड़ निकाला था, कहां कहां गया है, कहां कहां यूज हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये 500 करोड़ को की अथॉरिटी किसके पास होती है देने की, कि गवर्नमेंट को ये पैसे मिले, तो ये अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट की। लेकिन प्रेसिडेंट ये पैसा खुद के पास नहीं रखता, प्रेसिडेंट बोलता है फाइनेंस सेक्रेटरी को, तो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पैसे अलाउ करने की लिमिट होती है, फाइनेंस परमिशन होती है, फाइनेंस सेक्रेटरी को पर्सन होता है, प्रेसिडेंट फाइनेंस सेक्रेटरी को बोलेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी इस पैसे को गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी और याद रखना, ठीक है। और फाइनेंस सेक्रेटरी एक और काम करता है इंडिया में, 1 रुपए का जो कागज का नोट है ना, उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, बाकी पे तो किसके मिलेंगे, आरबीआई गवर्नर के, लेकिन 1 रुपए का जो कागज का नोट है ना, उसको कभी देखोगे ना तो उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। दूसरा फाइनेंस सेक्रेटरी को आपको याद रखना है कि जो कंटिजेंसी फंड है वो प्रेसिडेंट के कहने पे फाइनेंस सेक्रेटरी रिलीज करता है, ठीक है। तो बाई चांस ऑप्शन में अगर प्रेसिडेंट ना मिले कि हु डिस्पोज ऑफ कंटिजेंसी फंड, तो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, क्लियर, ठीक है।